नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वस्त्र की परिसज्जा। आज हम वस्त्र की परिसज्जा की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे। परिसज्जा शब्द का अर्थ होता है कि वस्त्रों को सजाना, वस्त्रों को सुंदर बनाना, आकर्षक बनाने की कला, उसी को कहा जाता है परिसज्जा। परिसज्जा यानी कि वस्त्र को आकर्षक बनाने की कला, इसको कहा जाता है वस्त्र की परिसज्जा। आज हम पढ़ेंगे उन्हीं परिसज्जा की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले प्रक्रिया पढ़ रहे हैं आज अपन, वो है साइजिंग। साइजिंग का सामान्य अर्थ अगर देखा जाए तो वो होता है कड़ा करना। कड़ा करना यानी कि वस्त्र की सतह को इस तरीके से भरना कि उसमें छिद्र न दिखाई दे, वस्त्र की सतह चिकनी हो जाए, आकर्षक दिखाई दे और सुंदर दिखाई दे। इसके लिए वस्त्र की सतह पर कुछ ऐसे पदार्थ लगाए जाते हैं जो कि वस्त्र की सतह को चिकना, सुंदर, आकर्षक बना देते हैं। इसके लिए जैसे वस्त्र है तो उसको दो रोलर्स के बीच से होकर निकाला जाता है। जैसे ही वस्त्र रोलर्स के बीच में से निकलता है, उसको सीधा होद में बने हुए एक पदार्थ के बीच में डाल दिया जाता है। यानी कि जब वो साइजिंग की प्रक्रिया रहती है तो उसमें बड़े बड़े होज बने हुए रहते हैं। इन होज के अंदर एक तरल पदार्थ के रूप में एक कड़ा करने वाला घोल रहता है। इन होज में कड़ा करने वाला घोल डाल के रखा जाता है। रोलर्स पर कपड़े चढ़ाकर उसमें से निकलने के पश्चात सीधा इस घोल के अंदर डूबते हैं और डूबने के बाद उसको वापस बाहर निकाला जाता है। और जैसे ही घोल से निकलने से वस्त्र वापस रोलर्स के बीच में से निकलते हैं और जिसके कारण जो वो सतह पर ये पदार्थ जो है वो चिपक जाते हैं और रोलर्स के बीच की सतह में से निकलने की वजह से दब जाते हैं, दबाव लगता है, प्रेशर आने की वजह से इनकी जो सतह है चिकनी हो जाती है और जो ये पदार्थ जो लगा हुआ रहता है वो विभिन्न छिद्रों में पहुंच जाता है वस्त्र के सतह तक, जिससे उनकी जो सतह है पूरी तरीके से भर जाती है और वस्त्र दिखने में सुंदर लगता है। दूसरी जो प्रक्रिया है हमारे पास में वो है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग की प्रक्रिया अगर देखी जाए तो कैलेंडरिंग की प्रक्रिया में वस्त्र पर से सलवटें निकालने का कार्य किया जाता है। दूसरी प्रक्रिया हमारे पास में है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग में एक स्थायी प्रेस के समान प्रक्रिया की जाती है जिसमें सलवटें दूर की जाती है। सलवटें निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वस्त्र के प्रयोग करने पर उसमें सलवटें आ जाती हैं, वस्त्र की सतह खराब दिखने लगती है, उसमें कई तरह की जैसे कि आकार आकृतियाँ उभर जाती है जिससे कि वस्त्र अच्छा दिखने को नहीं लगता है। कैलेंडरिंग की प्रक्रिया के लिए दो भारी गर्म रोलर्स के बीच में से वस्त्रों को निकाला जाता है। जैसे ही वस्त्र दो भारी रोलर्स के बीच में आता है उस पर ताप भी लगता है और दाब भी लगता है, जिसकी वजह से वस्त्र के ऊपर जो सलवटें पाई जाती हैं वो सारी सलवटें निकल जाती हैं और वस्त्र की सतह एकदम चिकनी हो जाती है। अब अगर इसमें भी दो तरीके से प्रक्रिया ली जाती है, जैसे कि कोमल वस्त्र हैं। कोमल वस्त्रों के लिए कम वजन वाले वस्त्रों का प्रयोग में काम में लिया जाता, कम वजन वाले रोलर्स काम में लेते हैं और इन पे जो गर्म वायु है वो भी मोटे कपड़ों की अपेक्षा थोड़ी कम ली जाती है, जिससे इनके आसानी से इनके वस्त्रों पर से सलवटें निकाली जा सके। क्योंकि अगर ताप और दाब ज़्यादा होगा तो इनके जो कोमल महीन जो रेशे हैं वो खराब हो जाएंगे और वस्त्र जल्दी से जल्दी झुलस जाएगा। और जैसे भारी वस्त्र हैं, भारी मोटे वस्त्रों के लिए बड़े भारी रोलर्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे निकलने के पश्चात अधिक गर्म और अधिक ताप के कारण सारी सलवटें वस्त्र की सतह से निकल जाती हैं और जो सतह है वो एकदम चिकनी हो जाती है और वस्त्र दिखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। तीसरी प्रक्रिया हमारे पास में है वो है टेंटरिंग।
टेटरिंग की प्रक्रिया के लिए सभी स्थान से जैसे वस्त्र की चौड़ाई एक समान बनाने के लिए काम में ली जाती है। इस प्रक्रिया में ताने और बाने के जो धागे हैं उनको एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए खींचा जाता है, यानी कि उनको इतना दबा दिया जाता है कि उनकी जो ताने और बाने के धागे हैं खींच जाते हैं और एक समान आकार, उनका चौड़ाई लंबाई एक समान हो जाती हैं। अब इसमें यह होता है कि मशीन होती है, मशीन में हुक लगे रहते हैं जिसमें वस्त्र के चारों किनारों को फंसा दिया जाता है और फंसने के पश्चात उसको एक फ्रेम के ऊपर कस दिया जाता है। जैसे ही वस्त्र को फ्रेम के ऊपर कसा गया उसके पश्चात वस्त्र की सतह पर गर्म हवा डाली जाती है और हवा डालने के कारण ये होता है कि वस्त्र को जितना फैलना होता है वो फैल जाता है और जिस वस्त्र को सिकुड़ना होता है वो सिकुड़ जाता है, यानी कि वस्त्र एक पर्टिकुलर एक जो आकार है उसको प्राप्त कर लेता है कि उसको सिकुड़ना है उतना उसी समय सिकुड़ जाएगा और फैलना होगा वो उतना उसी समय फैल जाएगा। यानी कि बाद में प्रयोग के पश्चात वस्त्र की सतह कभी भी खराब नहीं होगी, ना तो वस्त्र सिकुड़ेगा ना ही वस्त्र कहीं से फैलेगा, उसका एक समान आकार हमेशा के लिए बना रहेगा। फिर अगली जो प्रक्रिया है हमारे पास में वो है सैनफोराइजिंग। सैनफोराइजिंग एक व्यापारिक चिन्ह है, ये व्यापारिक चिन्ह है। इसमें इस चिन्ह का लगाने का मतलब ये है कि वस्त्र जैसे कि है प्रयोग के पश्चात सिकुड़ेगा नहीं, उसके आकार में परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि जिस आकृति आकार में वस्त्र मिला है उसका आकार वही रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि वस्त्र प्रयोग में लेने के पश्चात एक या दो धुलाई के बाद उसका आकार कम हो जाता है, यानी कि छोटे हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। लेकिन सैनफोराइजिंग जिस पे लगा हुआ है टैग, उसका मतलब ये है, ये एक मानक का कार्य करता है, जिसका मतलब ये है कि वस्त्र धुलाई के पश्चात भी उसी आकार में रहेगा, उसका आकार छोटा नहीं होने वाला है। इस परिसज्जा के लिए धुलाई के बाद भी वस्त्र का आकार हमेशा के लिए एक समान बना रहता है। अगली प्रक्रिया हमारे पास में है मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग प्रक्रिया में रेशे को हवा डाल के गर्म हवा के संपर्क में लाया जाता है, जिससे रेशे फूल जाते हैं और लंबाई में सिकुड़कर रेशे चौड़ाई में बढ़ जाते हैं। यानी कि जिस वस्त्र की चौड़ाई बढ़ानी होती है उसके मर्सराइजिंग प्रक्रिया की जाती है, जिससे वस्त्र सघन, चिकने एवं चमकदार हो जाते हैं, इनकी सतह आकर्षक दिखने को लगती है। मर्सराइजिंग करने के लिए सबसे पहले वस्त्र के लिए कास्टिक सोडे का एक ठंडा घोल बनाया जाता है और जिसमें इसकी डालने पर वस्त्र की जो ऐंठन क्षमता है वो कम हो जाती है और वस्त्र जो है काफ़ी सुंदर वगैरह दिखाई देता है। इसमें सलवटे वगैरह उभार किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं देते हैं। छठा हमारे पास में है जल अभेद्य। जल अभेद्य परिसज्जा का मतलब ये है कि वस्त्र की सतह पर इस प्रकार की परिसज्जा उत्पन्न करना ताकि जो वस्त्र है वो वस्त्र के अंदर तक जल ना पहुंच पाए, यानी कि व्यक्ति के शरीर तक जल ना पहुंचे। ये जल अभेद्य परिसज्जा बारिश से बचाव के लिए या फिर पानी में जहाँ ज़्यादा काम करना होता है या ऐसे स्थानों पर जहाँ शरीर तक पानी ना पहुँचे उसके लिए ऐसे वस्त्रों पर यह परिसज्जा की जाती है। ज़्यादातर बरसात के मौसम में रेनकोट, छाता वगैरह जो है वो इसी से बनाए हुए होते हैं। इसके लिए वस्त्र की सतह पर या तो प्लास्टिक की फोम चढ़ा दी जाती है, जिससे कि जो पानी है वो उसकी प्लास्टिक की सतह से फिसलकर बाहर ही गिर जाता है, अंदर तक वस्त्र नहीं पहुंचता है। या फिर वस्त्र की सतह पर रबड़ की फोम लगा दी जाती है, जिसकी वजह से भी उसके छिद्र भर जाते हैं और वस्त्र की सतह के अंदर तक पानी नहीं पहुँच पाता है। लेकिन ऐसे जो वस्त्र हैं वो थोड़े कष्टदायक होते हैं, क्योंकि ना तो ये पसीने को सोखने वाले होते हैं, ना ही बाहर की वातावरण की वायु को शरीर के अंदर तक आने देते हैं, जिससे कि हमारे शरीर पे गर्मी वगैरह अधिक उत्पन्न होती है और ये शरीर को कंफर्टेबल नहीं लगते हैं। दूसरा जो हमारे पास में है वो है अगला अग्नि अभेद्य। अग्नि अभेद्य परिसज्जा का मतलब है कि ऐसे वस्त्र बनाना जिसमें आग के संपर्क में आने पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। इसके लिए एस्बेस्टस के जो वस्त्र होते हैं वो ज़्यादा उपयोगी रहते हैं, क्योंकि ये आग के संपर्क में आने पर भी आग इनके जल्दी से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या ये जलते नहीं हैं।
जैसे कि जल अभेद्य में हमने पढ़ा कि रबड़ और प्लास्टिक की जो शील है वो लगाई जाती हैं, जिससे कि वस्त्र की सतह पर पानी अंदर की ओर नहीं पहुंचता। वैसे ही एस्बेस्टस के बने जो वस्त्र रहते हैं वो अग्नि के संपर्क में आने पर भी, यानी कि आग के संपर्क में आने पर भी उसका कोई हानिकारक प्रभाव शरीर पर देखने को नहीं मिलता है, या आग सीधी हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाती है। अगला जो है हमारे पास में 8वीं जो परिसज्जा है वो है कीट परिसज्जा, यानी कि कीट रोधी परिसज्जा जिसको कह सकते हैं। कीट रोधी परिसज्जा का मतलब ये है कि कई बार वस्त्र नमी या संपर्क में आने पर या लंबे समय से पैक रहने की वजह से, जैसे कि कुछ वस्त्रों को बक्सों में डालकर पैक कर दिया जाता है, ऊनी वस्त्र वगैरह रह गए या महंगे कीमती वस्त्र हैं, तो जो लंबे समय से जिनको हवा या धूप नहीं दी गई है, ऐसे वस्त्र जो हैं वो जल्दी से जल्दी फफूंद वगैरह के संपर्क में आ जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं और जल्दी से जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ऐसे वस्त्रों को खराब होने से बचाने के लिए और लंबे समय तक उपयोगी लेने के लिए भी इस परिसज्जा की जाती है, जिसके लिए बेंजीन वगैरह है इनका उपयोग किया जा सकता है, और ज़्यादातर नेफ्थलीन की गोलियां वगैरह है इनका भी उपयोग किया जाता है, नीम के पत्तों का भी उपयोग किया जाता है, जिससे जो कीट वगैरह जो है इनका प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। अगला जो लास्ट परिसज्जा है वो है स्थायी प्रेस। स्थायी प्रेस का मतलब ये है कि वस्त्र पर ऐसी परिसज्जा दी जाती हैं जिससे कि वस्त्र जल्दी से पहने जा सकते हैं और वापस दोबारा भी उपयोग में लिए जा सकते हैं, यानी कि धो और पहनो वाले वस्त्र जिनको कहा जाता है। जो वस्त्र एक बार उपयोग में लेने पर भी या फिर उसको किसी भी तरीके से मरोड़ कर भी रखा जाए, लेकिन उसमें कोई भी सलवटें नहीं बढ़ती हैं या उसका आकार आकृति पे कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, ऐसे वस्त्रों पर हमेशा एक स्थायी प्रेस की हुई जाती है, यानी कि इनको गर्म ताप दाब के माध्यम से ही निकाल कर बनाया जाता है, जिससे इनकी जो आंतरिक सतह तक जो सलवटें रहती है पूरी तरीके से नष्ट कर दी जाती हैं, और वस्त्र को कितनी भी बार प्रयोग में लिया जाए या किसी भी प्रकार रखा जाए उसकी सतह पे कोई भी उपहार वगैरह है या फिर सलवटें देखने को नहीं मिलती हैं। यानी कि ये सभी जो तरीके हैं जिनके माध्यम से वस्त्र की जो सतह है उसको सुंदर आकर्षक बनाया जाता है, उसको प्रतिदिन के उपयोग के अनुकूल बनाया जाता है, यानी कि उनकी देख रेख का जो ध्यान है कम रखा जाए इस लायक उनको बनाया जाता है। तो ये कुछ परिसज्जाओं के बारे में आज हमने पढ़ा। एक बार इसको दोहराइएगा जरूर, पढ़िएगा जरूर, जल्दी से याद हो जाएगा। अगली क्लास में हम मिलेंगे भारत के परंपरागत वस्त्रों के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।